नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम फिजिक्स में देखेंगे इसके अगले भाग को। इससे पहले हमने क्या देखा था, प्रकाश वाले चैप्टर को देख लिया था। तो इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो क्या है, विद्युत और इसके प्रभाव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये चैप्टर यहाँ से जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आगे के जो भी टॉपिक होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों या फिर मैग्नेटिज्म के हों, तो ये सारे टॉपिक हैं, उनमें से क्वेश्चंस जो थ्योरी पे कम आएंगे और उसमें जो है न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा आएंगे। तो हमारा फोकस क्या रहेगा, मेन जो रहेगा फोकस वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में रहेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी में क्वेश्चन पूछने लायक ज़्यादा होते नहीं है। इसलिए जो है इससे क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल से ज़्यादा आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे इस चैप्टर से, तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या यूज़ होगा उसमें, और क्या क्वेश्चन में दे रखा है, और उसको बस वहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करना है। अब बहुत ही आसान आएंगे, यानी कि क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं वहाँ पर, तो बहुत ही ईजी आएंगे। तो पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या क्या टॉपिक दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत और इसके प्रभाव, ठीक है। तो कि ये विद्युत और इसके प्रभाव, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, विद्युत तीव्रता पढ़ना है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। विभव यानी कि पोटेंशियल, और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ना है। विद्युत धारा पढ़ना है, ओम का नियम एक आपने पढ़ा होगा, वो भी पढ़ना है आपको है। फिर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो पढ़ना है। फिर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसको पढ़ना है हमको है। फिर प्रभावित करने वाले कारक, यानी इनको जो प्रभावित करते हैं उनके कारकों को पढ़ना है। फिर प्रतिरोधों का संयोजन जो यानी कि रेजिस्टेंस होता है, उसको हम दो तरह से जोड़ते हैं, उसको कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उनको पढ़ना है आपको। एवं इसके आंकिक प्रश्न, तो यही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यहाँ से। फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यहाँ पे दे रखा है। तो विद्युत धारा का यानी कि ये दे रखा है एग्जाम्पल थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट्स एंड इट्स यूज, ये सब आएगा। इसके अंदर उपयोगिता क्या है, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा का व्यय की गणना, यानी कि कितनी पावर जो है व्यय हो रही है, ये सब पढ़ना है। न्यूमेरिकल से आते हैं, यहाँ पे लिख भी रखा है कि आंकिक प्रश्न, यानी कि यहाँ पे न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। फिर विद्युत प्रयोगों में रखी जाने वाली सावधानियां क्या होती वो। फिर विद्युत धारा एवं रासायनिक प्रभाव जो होते हैं उसको पढ़ना है। इसमें जो है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और इनके गुण दोष क्या होते हैं, यानी जो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होते हैं, इनके गुण और दोषों को हमको पढ़ना है, यानी कि इनके ड्रॉबैक क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर लेंक लांसी सेल है वो पढ़ना है, शुष्क सेल है वो पढ़ना है, सीसा संचायक सेल है ये भी हमको पढ़ना है, इसको बोलते हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल। तो ये सब पढ़ना है। तो यहाँ तक हो गया आपका ये जो है विद्युत और इसके प्रभाव, यानी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके आगे जो हमारी आएगी वो मैग्नेटिज्म चालू हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट आगे वाले समय में डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस को। तो अभी हम केवल जो है इलेक्ट्रिक करंट को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में उतना ही पढ़ें, इधर उधर मत भागें, क्योंकि टाइम कम होता है और इधर उधर से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, और टू द पॉइंट पढ़िए केवल आप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज के हम जो टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम करंट से स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये सब पढ़ रखा है आपने, बहुत ही ईजी था ये तो मतलब आपने पढ़ा ही होगा 11th-12th की बुक में, लेकिन काफ़ी टाइम से आपने उसको रिवाइज नहीं किया हुआ, जैसे आप भूल गए हैं। तो बस आप क्या एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, देखिए किसी चालक में, तो चालक होना चाहिए यानी कंडक्टर होना चाहिए, किसी चालक में विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश जो होता है वहाँ यहाँ पे आवेश किस पे होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, तो उसी को काउंट किया जाता है। तो किसी चालक में जो है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि किस रेट से यानी जो है प्रवाह हो रहा है उसमें, यानी जो आवेश है किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसे ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। तो वहाँ एग्जाम में आपसे इसकी परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, बस आपको हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी पे आधारित न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर आगे लिखा, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है, और इसका एसआई मात्रक। एक बात इसमें यह भी है कि न्यूमेरिकल के साथ साथ जो है यूनिट्स भी पूछी जाती हैं, तो आप इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो भी याद कर लीजिएगा। यूनिट्स भी पूछी जाती हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पे उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे कुछ हैं यूनिट्स भी पूछी गई हैं।
तो हर बार 1-2 यूनिट्स भी आती हैं और साथ में न्यूमेरिकल तो आते ही हैं इस चैप्टर से। तो इसका मात्रक याद कर लीजिए, बहुत ही सरल है, तो आप पढ़ते ही आए होंगे आप कि हमें धारा को लिए जो है एम्पियर का यूज़ करते हैं। तो हाँ, एम्पियर यानी कि अगर पूछा जाए कि कितनी धारा बह रही, तो मान लो 2 है तो 2 एम्पियर बोलते हैं, 3 है तो 3 एम्पियर बोलते हैं, तो ए से लिखते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। या एक क्या होगी, अदिश राशि हो गई। तो अदिश राशि कौन सी होती है, जिसकी दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होंगे, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, यानी कि आई क्या आपका धारा है, क्यू क्या है आवेश है, और टी क्या टाइम है, यानी कि कितने, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना आवेश जो है, यानी कि कितना उस पर चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, तो आप सारे जो भी हम यहाँ पे फार्मूले बताएंगे उनको एक पेज पे लिख लीजिएगा और उनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको याद हो सकें वो। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे, जाहिर सी बात है 3 चीज़ें दे रखी हैं। आई दे रखा, आई का मतलब धारा यानी कि करंट है ये, क्यू का मतलब जो आवेश होता है उस पर चार्ज है जो, और टी का मतलब टाइम है। तो कोई 2 चीज़ दे रखी होगी, उसमें एक चीज़ पूछेगा तीसरी चीज़ को। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, सवाल को हल करने का बस तरीका आपको पता होना चाहिए। एक तो फार्मूला पता होना चाहिए, दूसरा प्रश्न जो दे रखा है उसमें कौन सी चीज़ क्या दे रखी है वो पता होना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है, न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही इजी होते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु यानी जो फिलामेंट होता है उसका में से 0.5 ए विद्युत धारा, तो यहाँ से आपको पता चल गया ये क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो आई इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.5 ए, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो टाइम कितना हो गया 10 मिनट, और टी इक्वल टू कितना हो गया 10 मिनट हो गया। तो यहाँ पर जो भी हम रखेंगे वैल्यू वो ध्यान रखिएगा सेकंड में रखेंगे हम। तो 10 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट इक्वल टू कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 10 मिनट में अगर हमको सेकंड निकालने तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, ये तो पता ही होगा आपको। तो कितना हो गया आपका 600 सेकंड आ गया। तो टाइम यानी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 600 सेकंड दे रखी है। अब उसने पूछा क्या है, विद्युत परिपथ यानी जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उससे प्रवाहित विद्युत आवेश यानी कि जो चार्ज है उस पर, उसका परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी उसको कितनी मात्रा में जो है विद्युत आवेश जो है इसमें फ्लो हो रहा है यानी हो रहा है। तो परिमाण हमको उसको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हमको यानी कि निकालना क्या है, क्यू इक्वल टू क्या निकालना है हमको, है क्यू ही तो होता है आवेश, जो चार्ज होता है वो क्यू होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट क्या होती है इसकी, है कूलाम होती है। इसका आंसर जो आएगा हमारा कूलाम में आएगा वो। तो फॉर्मूला हमने अभी ऊपर देखा, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। अब आई पता है, टी पता है, और क्यू निकालना है हमको है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई की वैल्यू पुट कर दिया, टी की वैल्यू पुट कर दिया, क्यू निकालना है तो इसको उधर भेज देंगे, गुणे में भेज देंगे। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 गुणे 0.5, इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 300 कूलाम, यानी कि जो विद्युत आवेश है वो कितना आ गया आपका 300 कूलाम आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है, इतने सारे क्वेश्चन आपको करने हैं वहाँ पर। तो कम टाइम में तभी हो पाएगा जब सरल क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पिछले वर्षों के पेपर देखेंगे उठाकर तो दिखाई देगा आपको वहाँ पर। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए और आप लगा लेंगे। अब अगला जो हमारा जो वो है क्या दे रखा है, विद्युत विभव, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमको पोटेंशियल भी हमारा सिलेबस में दे रखा है, तो हमको उसको भी पढ़ना है। तो विद्युत विभव होता क्या है, देखिए कोई भी धनात्मक जो आवेश होता है को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W जो होता है वर्क होता है, एवं आवेश के मान, आवेश का मान क्यों होता है, अभी हमने देखा ऊपर, के अनुपात को उस बिंदु का कहते हैं विद्युत विभव कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जो धनात्मक आवेश है वो अनंत से लाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं, यानी कि इनके अनुपात को। ठीक है, फिर विद्युत विभव का जो मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। जो विद्युत विभव होता है यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। यह एक क्या है, अदिश राशि, तो ये भी कैसी है, अदिश राशि है ये। तो अब हम देख लिए विद्युत विभव को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं विद्युत विभवांतर। तो विभवांतर बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, वहाँ पे अनंत पे लाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हम कोई भी आवेश को ले जाते हैं तो उसमें
इसी को ही बोलते हैं क्या, विद्युत विभवांतर। समझ गए। तो वहाँ पे अनंत था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा होगा, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक हम कोई पर्टिकुलर कोई आवेश है उसको हम ले करके जाते हैं बी तक, तो इसे ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम विभवांतर को देख लेते हैं। एक कूलाम धनात्मक आवेश को, यानी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितना माना है, एक। तो एक कूलाम यानी यहाँ पे एक कूलाम यानी कि कोई धनात्मक आवेश है, ए बिंदु पे है, उसको हम ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, वर्क, तो वही लिखा हुआ है, एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। और यह भी कैसा रहेगा, एक अदिश राशि रहेगी। ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो V इक्वल टू कितना रहेगा, W अपान क्यू। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो W दे रखा होगा और Q दे रखा होगा तो V पूछ लेगा वो, V दे रखा होगा W दे रखा होगा तो Q पूछ लेगा वो, यानी कि कोई दो चीज दे रखी होंगी क्वेश्चन में और तीसरी चीज को वो पूछ लेगा वो। बस इन पे आधारित क्वेश्चन को पता होना चाहिए। तो V हमेशा विभवांतर होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और W क्या होता है, वर्क होता है आपका, और Q क्या होता है, जो आवेश होता है। अब विभवांतर की जो माप होती है वो वोल्ट मीटर से करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। तो मापने का तरीका होता है, विभवांतर को अगर मापना है हमको तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा जो जहाँ पे आपका मीटर बोर्ड लगा होता है वहाँ पे ये भी दिखाता है कि कितने वोल्टेज आपके यहाँ घर पे सप्लाई हो रही है। तो वो क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और इसको हमेशा किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं इसको। तो हालांकि वो जरूरत नहीं है पढ़ने आपको, ये देख लेते हैं क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर, तो V इक्वल टू कितना हो गया आपका 12। यही आपको पहचानना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो 12 वोल्ट का विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश, तो 2C आवेश यानी 2 कूलाम आवेश दे रखा है, यानी कि Q इक्वल टू कितना हो गया 2C, यानी 2C का मतलब कूलाम होता है, को ले जाने में कितना कार्य, तो वर्क हमको बताना है कितना करना पड़ेगा। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, V इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है W अपान Q, ये तो पढ़ा हमने फॉर्मूला। तो V कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, बराबर W हमको निकालना है, Q कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। W की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करेंगे, इधर हम भेज देंगे। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। और इसका मात्रक क्या होता है, कार्य को हमेशा कितने में मापा जाता है, जूल में। तो J क्या सिंबल है, J का मतलब यहाँ पे जूल, तो यही लिखा हुआ है। तो यहीं पे मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। V इक्वल टू 12 वोल्ट है, आवेश 2 कूलाम है, W निकालना है, फॉर्मूला लगा लिया W इक्वल टू VQ। क्योंकि यहाँ पे देखिए W की वैल्यू करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, VQ तो हो जाएगा। तो इसका रूप बस परिवर्तित करके दे रखा हमने, बस W की वैल्यू निकालनी है, V का मान रख दिया, Q का मान रख दिया, W की वैल्यू आ गई। तो बस ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब अगला जो हमारा जो है टॉपिक क्या दे रखा है, वो है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई जो करंट फ्लो होता है किसी चीज़ में, तो जो उसके अंदर जो परमाणु वगैरह जो होते हैं, एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको इस करंट का विरोध करते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। नाम ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध करना, कोई काम करने से रोकना, उसको किसी को आगे जाने से रोकना, यहाँ पे मतलब ये हुआ। तो हमको पता है जब करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है फ्लो होने से रोकते हैं ये। तो वही लिखा हुआ, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के जो परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है उसको ओम कहते हैं, और सिंबल क्या होता है, ये इस तरह से लगते हैं, इसको बोलते हैं ओम। तो अपने पढ़ाई होगा ये ओम का सिंबल हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं ओम का नियम, देख लेते हैं अब। तो ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ओम का नियम वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा आपसे, ओम के नियम पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो हम पढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस हो गया, ओम का नियम हो गया, पोटेंशियल हो गया आपका ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो ये सब इनसे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बस।
वहाँ पे परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी। अब देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ओम एक विद्वान है, उन्होंने इस नियम की खोज की थी, इसलिए उनके नाम के आधार पर ही इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो इन्होंने क्या बोला था, यदि चालक की जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था जो होती है, जैसे तापमान हो गया उस किसी चालक का, आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि उसमें कोई चेंज ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गए। यानी कि तो चालक है, ये चालक हैं, इनके सिरों पर जो लगाया हुआ विभवांतर, विभवांतर V होता है, उसमें प्रवाहित धारा I होती है। ठीक है, धारा I के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। यानी कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनेट टू I, यानी कि V समानुपाती है I या फिर अनुक्रमानुपाती। देखिए अनुक्रमानुपाती बोलो चाहे समानुपाती बोलो, सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है, यानी कि दोनों पर्यायवाची हैं वो। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, तो V जो है समानुपाती है किसके, I का होगा। ये ओम ने ऐसा बोला, ओम का नियम है ये। फिर यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर कितना मान लिया V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा कितनी I एम्पियर हो, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शन टू I। अब देखिए यहाँ पे V, अब यहाँ पे जो ये समानुपात का जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हटाएंगे, इक्वल टू लेंगे तो V इक्वल टू आर आई हो जाएगा। ये R क्या है आपका यहाँ पे है, कांस्टेंट एक है, यानी कि नियतांक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है, इसे ही चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। चालक का जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस है R। तो फॉर्मूला यहाँ से ओम के नियम से क्या आया, V इक्वल टू आर आई आ गया। तो हमें तो बस इस फॉर्मूले की तलाश थी, ये फॉर्मूला मिल गया हमको बस अब इस पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वही क्वेश्चंस वहाँ आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो हमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो ही जाएगा ये। चलिए अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, वो कैसे पूछेगा वो, कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध आ गया, इसका मतलब क्या दे रखा, R दे रखा, R इक्वल टू कितना दे रखा है, 200 ओम। ओम का ये चिन्ह बना हुआ है, तो 1200 ओम, सॉरी है, तो 1200 ओम लिखा हो, 200 नहीं 1200 है। तो यह बल्ब कह रहा है 220 वोल्ट स्रोत, तो 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या दे रखा, V दे रखा है ना, वो विभवांतर दे रखा है, तो कितना हो गया, 220 वोल्ट हो गया, विभवांतर हो गया, से कितनी विद्युत धारा लेगा। यानी कि हमको निकालना क्या है, उसने पूछा क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है, I की वैल्यू उसने पूछी है, तो I का मान मुझे निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा क्या है, V इक्वल टू फार्मूला होता है आर आई। ठीक है, तो I की वैल्यू निकालनी, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है, 220 हो गई, बटा R की वैल्यू कितनी है, 1200 हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। इसको भाग कर लेंगे तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे इससे, और बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर भी लेंगे। तो वही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, क्या कह रहा है, जब कोई विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर है, विद्युत स्रोत से जो है 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो यहाँ पे हमको मिला 4 एम्पियर, एम्पियर का मतलब I है, तो I इक्वल टू कितना लिख लिया हमने अपने आंसर में, 4 एम्पियर लिख लिया। फिर तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर V दे रखा है, V कितना दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है। फिर पूछा उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, उसने पूछा है उस समय कितनी विद्युत धारा, कितना धारा लेगा, I की वैल्यू यानी हमको निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी, जब विभवांतर कितना दे रखा है, V इक्वल टू दे रखा है 120। तो पहले देखिए यहाँ पे V इक्वल टू वैल्यू दे रखी है 60 दे रखी है, लेकिन उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि तब कितना I की वैल्यू क्या होगी, ये मान लो I1 मान लो, ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, ये I2 मान लो। तब उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि तब कितना I की वैल्यू होगी जब वोल्टेज इतना आएगा। तो बहुत ही आसान है, पहले हमको देखो, हमको फार्मूला पता है, V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। अब देखिए हीटर तो वही है,
सेम हीटर है, इसका मतलब जो उसका रेजिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, V चेंज हो सकता है, I चेंज हो सकता है, लेकिन R की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं R की वैल्यू है कितनी। तो ये इक्वेशन दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है और V की वैल्यू दे रखी है। तो V कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, I की वैल्यू कितनी 4 है और इंटू R हो गया। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/4 हो जाएगा ना। इसको भाग करेंगे तो 15 चक्कू 60, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई, 15 ओम आ गई। समझ गए आप ये। अब 15 ओम आ गया। अब R की वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज चेंज किया गया है और तो धारा भी चेंज हो जाएगी, यानी I भी चेंज हो जाएगा, लेकिन R तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस तो वही, क्योंकि हीटर तो सेम है ना, हीटर चेंज नहीं किया गया है। तो अब R की वैल्यू हमको पता हो गई है। तो अब क्या करना है हमको निकालना है I की वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है क्या, V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, अब V का मान कितना है, दूसरी कंडीशन में 120 दे रखा है। I का मान निकालना है हमको और R का मान कितना है, 15 हो गया सॉरी। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/15, 15 8 120। I की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी I जो है कितना है, 8 एम्पियर है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, जो कहे, मैथ में क्या होता है हमेशा जो कहे वो करो। तो जैसा उसने कहा हमने वैसा कर दिया। उसने बोला था कि जब हमको वोल्टेज 120 दे रखा है तब I की वैल्यू निकालनी है, तो हमको चाहिए V इक्वल टू फॉर्मूला IR होता है। हमको देखिए V पता है, I नहीं, I निकालना है, R लेकिन नहीं पता हमको। यहाँ समस्या आ गई हमारे पास कि R की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हीटर सेम है। तो इसका मतलब जो पहले वाले जो इक्वेशन दे रखी है, यानी I दे रखा था और V दे रखा था, उसका इस्तेमाल करके हम पहले R की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब R की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम उसका इस्तेमाल करके जो है दूसरा वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, वही यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया है मैंने। तो देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। अब जो अगला जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस में दे रखा था, सिलेबस में ये दे रखा था विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा था। तो अगला जो टॉपिक दे रखा था हमारा वो दे रखा था विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो इसमें होता क्या है, कोई भी चालक होता है तो उसका जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा और किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लंबाई, यानी कि कितना लंबा वायर है। समझ गए आप। तथा उसके अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट का मतलब जो कोई वायर होता है तो उसकी कुछ मोटाई भी तो होती है। मान लो कोई वायर आप काटते हो ऐसे, ये मान लो वायर है आपका, तो ये वाला जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है जो, ठीक है। तो वृत्ताकार इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, πr स्क्वायर लगा देंगे, फॉर्मूला इससे निकल आएगा इसका एरिया कितना होगा। तो ये एरिया होता है, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/a हो जाएगा, ऐसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते इसको हैं। तो अगर मान लो चालक की लंबाई अगर l है और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का, R प्रोपोर्शन टू L/A। अब यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शन का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, रो क्या का है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है रो एक क्या है, नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। तो बस यही फार्मूला हमको चाहिए। अब हर जगह यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। ये थोड़ा पूछेगा आपसे कुछ, ये हमेशा पूछेगा कि वहाँ पे दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, लंबाई दे रखा होगा और क्षेत्रफल दे रखा होगा, यानी कि उसका जो एरिया होगा वो दे रखेगा। अब पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, या फिर 4 चीज़ें हैं ना इसमें, 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 वेरिएबल हैं, तो 4 में से कोई भी 3 दे देगा और चौथा पूछा जाएगा उसमें। तो इस पर आधारित जो है क्वेश्चंस आते हैं से। तो चलिए देख लेते हैं। तो बस फॉर्मूला आपको ये याद रखना है आपको। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन दे रखा है आपका, मान लो क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, तो लंबाई दे रखी है, एल की वैल्यू यानी दे रखी है, एल इक्वल टू कितना हो गया, 1 मीटर। समझ गए। फिर तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध, तो तापमान का कोई मतलब ही नहीं हमको है, तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, 26 ओम का तापमान दे रखा, तो या वो क्या बोलते हैं, सो प्रतिरोध दे रखा 26 ओम का, तो R इक्वल टू कितना हो गया, 26 ओम। फिर यदि तार का व्यास, जो तार का व्यास दे रखा है उसको डायामीटर D दे रखा है, इसका मतलब डायामीटर कितना है, 0.3 mm। तो डायामीटर का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लो आप। ये मान लो कोई वायर है, तो वायर का ये एरिया होता, सर्कल है ना ये, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है,
0.3 मीटर। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें तो कितना रहेगा? देखो डायामीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो रेडियस हमेशा कितना होता है? r इक्वल टू कितना होता है? d/2। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3/2। ये हो गया, इतना मीटर मान लो आप। मिलीमीटर दे रखा है तो मिलीमीटर मान लो आप। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर में दे रखा है क्वेश्चन में। फिर तो इस ताप पर यानी कि सेम ताप पे होना चाहिए। धातु का जो वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, यानी कि हमको निकालना क्या है इसका है, हमको इसकी निकालना है वैद्युत प्रतिरोधकता निकालनी, यानी कि रो की वैल्यू निकालनी है हमको, यानी कि जो स्पेसिफिक जो होती है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको निकालना है हमको, है वैद्युत प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसको। तो रो की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमें बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको चाहिए क्या, पहले ये देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू होता है RA/L होता है। तो देखिए R की वैल्यू पता है हमको, ये मिल गया हमको, R मिल गया। L की वैल्यू पता है, मिल गया, यहाँ दे रखा है। देखिए ये मीटर में दे रखा है और यहाँ पे डायामीटर दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक जो मीटर होता है उसमें कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 10⁴ हो जाएगा। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा, मैथ्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि कैसे यूनिट को हम कन्वर्ट करते हैं। समझ गए? तो छोटे से हम जा रहे हैं बड़े में, इसलिए चिन्ह माइनस लगा दूंगी। अभी ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका है। जब भी हम छोटे यूनिट से जाएंगे बड़ी यूनिट में तो माइनस की लगा देंगे यहाँ पर। समझ गए? और 1 मीटर में कितना होता है हमको पता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁴ मिलीमीटर। तो अगर हम यहाँ से एक ये निकाल लेते हैं, 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? तो 1 मिलीमीटर में निकालेंगे तो 10⁻⁴ मीटर, ये हो जाएगा। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? मीटर में। तो यहाँ पर अब देखिए हमको क्या क्या पता था, ये पता है गया, ये भी पता है, लेकिन ए का मान नहीं पता है। लेकिन ए का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए गोलाकार दे रखा है, ये इसकी क्षेत्रफल निकालना है हमको है ये, और इसका रेडियस हमको पता हो गया है अब। तो ये गोलाकार है तो सर्किल का जो होता है एरिया क्या होता है? सर्किल का जो एरिया होता है ए इक्वल टू होता है πr²। आपने पढ़ा है ये मैथ वगैरह में। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ऐसे रख सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी होगी है? तो आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, तो कितना का 3/2 गुणे 10⁻⁴। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। तो हमको पता हो गया ए की वैल्यू कितनी है। अब इस ए की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, हमको पता हो गया सारा। हाँ, फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू R की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता हो गई हमको, ये L की वैल्यू पहले से पता थी हमको। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू भरो। तो यहाँ पे रखोगे R की वैल्यू कितनी रखेंगे? 26 रखेंगे, और यहाँ पे πr² लिख देंगे। और L की वैल्यू कितनी? 1 मीटर है। अब यहाँ पे मान भर देंगे हम, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 26 गुणे पाई की वैल्यू रख दिया हमने 22/7 होती है। पाई इक्वल टू क्या होता है? 22/7, या फिर होता है 3.14, ये भी होता है। फिर आगे देखिए आर की वैल्यू हमने भर दी, आर की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे। तो गोला भाग करके जब इसको आएगा ये हमारा, तो हो जाएगा। आई होप ये सॉल्व तो कर ही लोगे आप। अगर नहीं कर पाओगे तो ऐसे लिखो 26 गुणे 22/7 गुणे 3/2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इसकी घात 2 थी, तो दो बार लिखना पड़ेगा हमको। अब इसको काट पीट मचा लो इसको, अब इसको हल कर लोगे तो इतना आ जाएगा आपको। आर जो आपके रो है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू कितनी है? देखो 1.84 इंटू 10⁻⁻6। और इसकी अब ये ध्यान रखिएगा, ये कितना होगा? तो ओम मीटर। तो इसका जो ये क्या बोलते हैं आपको, इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ सकता है कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसका यूनिट क्या होता है, पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट ओम, इसका ओम मीटर इसका यूनिट होता है, सॉरी। ठीक है, तो ओम मीटर इसका यूनिट होता है किसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हम दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है ये कि दिए गए जो पदार्थ है, कोई पदार्थ दे रखा है कि किसी L लंबाई के, तो लंबाई उसकी कितनी दे रखी है? L दे रखी है, तथा मोटाई कितनी दे रखी है? यानी A, यानी क्षेत्रफल दे रखा, कहने का मतलब ए
के तार का जो प्रतिरोध दे रखा कितना दे रखा 4 ओम दे रखा, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 4 ओम हो गई। फिर इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का जो प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है L/2 दे रखी है और मोटाई कितनी दे रखी है 2a दे रखी है। तो क्या है, दो कंडीशन दे रखी हैं, तो हम पहले तार के लिए लगाते हैं। तो पहले तार के लिए क्या दे रखा है R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ρL/a। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला हमारा। अब R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी थी, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कितना 4 ओम। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा ρL/a की वैल्यू कितनी हो गई 4 ओम। फिर दूसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे तार के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो R2 इक्वल टू मान लेते हैं, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा रो। अब यहाँ पे L की वैल्यू कितनी दे रखी है L/2 दे रखी है, तो L/2 पुट कर देंगे। मोटाई कितनी दे रखी है 2a दे रखी है, तो 2a पुट कर देंगे हम। अब देखिए रो की वैल्यू हमको तो पता नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा L/2 और ये 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, L/2 ऐसे समझ लीजिए एक बार, और इंटू 1/2a ऐसे तो लिखा हुआ है ये। तो 2 की 2 से क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। और L/a ऐसे ही लिख देंगे, तो कितना हो गया ρL/a ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए ρL/a की जो वैल्यू है 4 ओम की वैल्यू है वो यहाँ रख सकते हैं ना हम सीधे सीधे। तो यानी कि इसको हम हल करेंगे तो कैसे आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा यहाँ पे जहाँ पे ρL/a लिखा हुआ है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम 4 ओम लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी इक्वल टू कितना 4 ओम है। तो ये पूरे की वैल्यू जो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 ओम लिख देंगे। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू कितनी रहेगी 1 ओम आ जाएगी। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाने हैं आपसे। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, हमको बस ध्यान रखना है कि जो पहली कंडीशन दे रखी थी उससे कुछ प्राप्त होगा हमको। उससे हमको क्या मिला, हमको उससे ये मिला कि ρL/a की वैल्यू जो है 4 ओम मिल गई हमको यहाँ से वैल्यू। अब यहाँ पे जब हम दूसरी बार दूसरे तार के लिए जब इसको हल करेंगे R2 की वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ पे हमको ρL/a की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 4 ओम। फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी, और R2 की वैल्यू आ जाएगी, यही हमको निकालना भी था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और CGACF के जो पेड ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। तो इस पर जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो है CGACF से संबंधित जो पेड ग्रुप है उससे संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ।